नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 5 शहर 5 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। सबसे पहले हम बात करेंगे पहलवानों को दिए डब्ल्यूएफआई चीफ के चैलेंज की। फिर बात करेंगे माफिया मुख्तार अंसारी पर एक दर्ज 31 साल पुराने एक और हत्याकांड की। बात बलिया की भी होगी, जहां पर जिंदगी की नैया डूब गई। फिर आपको यूपी के अवध लिए चलेंगे, जहां मदरसों पर योगी सरकार की कार्रवाई हुई है। और आखिर में आपको मध्य प्रदेश ले चलेंगे, देश के दिल में, जहां मुख्यमंत्री कमलनाथ पर दंगों के सियासी दाग हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबरों का ये सिलसिला। उत्तर प्रदेश के गोंडा से बीजेपी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर बयान जारी कर कहा है कि वे अपने नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की भी ये जांच होनी चाहिए। गौरतलब है कि पहलवान पिछले 28 दिनों से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और डब्ल्यूएफआई के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों की ओर से यौन शोषण का आरोप है। पहलवानों की शिकायत पर बीजेपी सांसद के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की मुकदमे की जांच की जा रही है। दिनकर आनंद, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव। दिनकर का रुख कर लेते हैं। दिनकर, ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि साहब मेरा नार्को टेस्ट कराइए, अगर दोषी हैं तो कार्रवाई कीजिए। नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, सब तरह की जांचों के लिए तैयार है ब्रजभूषण सिंह। दिनकर, ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। दिनकर, मेरी आवाज आ रही है? लगता है कुछ तकनीकी खामी है। ये ब्रजभूषण शरण सिंह का ट्वीट आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मैं अपने नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी ये लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट हो। ये बात कही है ब्रजभूषण शरण सिंह ने। दिनकर, मेरे सहयोगी जुड़ गए। दिनकर, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है कुछ तकनीकी खामी है, दिनकर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो ये ट्वीट दिखा रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा कि वे भी टेस्ट कराएं। अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट करवाने के लिए तैयार है तो मैं प्रेस बुलाकर घोषणा करें। मैं उनको वचन देता हूं कि मैं इसके लिए तैयार हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह, सांसद कैसरगंज। उन्होंने लिखा है कि मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं। दिनकर, मेरी आवाज आपको मिल रही है क्या? जी बिल्कुल। दिनकर, ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीधे कह दिया है कि मैं नार्को टेस्ट के लिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए, पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए, हर तरह के टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त यह भी है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी इन टेस्टों को कराएं। मैं हर शर्त के लिए तैयार हूं, हर टेस्ट के लिए तैयार हूं। शिवम, आपको बता दें कि एक बार फिर से पहलवानों का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। रविवार को बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के खिलाफ उन्होंने एक पोस्ट डाला ब्रजभूषण शरण सिंह ने, और सबको चौंका दिया। उन्होंने पोस्ट डालकर यह लिखा कि मैं नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे साथ विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया भी टेस्ट कराएं। लेकिन उसके जवाब में आज बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम दोनों क्या, हमारे साथ सभी खिलाड़ी सारे टेस्ट देने को तैयार है, लेकिन वह शर्तें या टेस्ट सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और लाइव हो ताकि पूरा देश देख सके। इसके साथ ही बजरंग पुनिया ने एक तरीके की चेतावनी दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि लाइव टेस्ट कराना चाहते हैं तो हम कराने को तैयार है, लेकिन इसके बाद फेडरेशन के अंदर क्या कुछ घोटाले हुए हैं इसकी भी जानकारी सामने आएगी। यानी शिवम, कहीं ना कहीं दबाव की रणनीति और राजनीति दोनों पक्षों की तरफ से देखी जा सकती है। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन पर चाहे पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हो, चाहे दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की हो, वो लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फेसबुक पोस्ट डाल रहे हैं। लेकिन आज बजरंग पुनिया ने एक बात और कही कि देशवासियों से अपील है और सभी लोगों से अपील है कि 7 लोगों के यौन शोषण का आरोप लगाया ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। एक तबका उनको हीरो बनाने की कोशिश में जुटा है, कृपया इससे परहेज करें। वह बलात्कार के आरोपी हैं, वह यौन शोषण के आरोपी हैं, कृपया उन्हें हीरो बनाकर पेश ना करें। शिवम, ठीक है, लेकिन इसके बाद साथ साथ वो अपनी उस बात पर कायम है जो बात उन्होंने शुरुआत में कही थी कि सिर्फ सियासत है, इसके अलावा कुछ नहीं, सारे आरोप निराधार हैं।
जी बिल्कुल, आज भी वो अपनी बातों पे कायम है और कहीं न कहीं उनका पक्ष एक तरीके से बार-बार मजबूत होता दिख रहा है। जैसे ही वो ढीले पड़ते हुए दिखाई देते हैं, जैसे ही पहलवानों का प्रदर्शन उग्र होता दिखाई देता है, यानी कि आपको बता दें कि कल जितने भी पहलवान हैं वो कैंडल मार्च निकालने वाले हैं, वो ज़्यादा प्रदर्शन को उग्र करने वाले हैं। उसी वक्त एंड मोमेंट पे आप देख सकते हैं शिवम की इनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी योजना बनाई गई है ब्रजभूषण शरण सिंह के तरफ से। आपको बता दें ब्रजभूषण शरण सिंह शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। उससे पहले इन्होंने अपना पोस्ट डालकर लेकिन कल 1 महीना हो जाएगा, कल 23 तारीख है दिनकर जी। और 23 तारीख को 1 महीना हो जाएगा पहलवानों के जंतर मंतर पर धरने को। हालांकि जी। खाप पंचायतों ने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था और 1 महीना कल हो चुका है खाप पंचायतों के अल्टीमेटम को, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग लगातार हो रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और पोस्को एक्ट जैसा मामला दर्ज है जिसमें तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी होती है अविलंब। जी बिल्कुल, यही चौंकाने वाला विषय है शिवम की। पॉक्सो एक्ट दर्ज है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, इतने मामले दर्ज हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं, 1 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवान, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। इसको लेकर विपक्ष भी कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह शायद इस बात से कहीं उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। यहाँ तक कि उन्होंने जन चेतना महारैली का एक उन्होंने वो कर लिया कि वो 5 तारीख को वो अयोध्या में एक रैली निकालेंगे, वो रैली कर रहे हैं। एक तरीके से वो दिखा रहे हैं कि जनता का प्यार उनके लिए लगातार उनके साथ बना हुआ है। वो कहीं से भी कमजोर होते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवान, लगातार उग्र होते हैं। ठीक है, नजर बना रखिए दिनकर, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। वाराणसी की बात कर रहे हैं। वाराणसी के बहुचर्चित 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड का फैसला अब 5 जून को होगा। विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत में विचाराधीन अवधेश राय हत्याकांड में बहस पूरी हो चुकी है। सोमवार को मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी की तरफ से वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने 31 पन्नों में लिखित बहस दाखिल की। अभियोजन और बचाव पक्ष में जिरह और बहस हुई। मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वर्चुअली पेश हुए। इसके बाद अदालत ने फैसले की तारीख 5 जून तय की। इसके पहले बीते शुक्रवार को सुनवाई के दौरान वादी पूर्व मंत्री की तरफ से अधिवक्ता अनुज यादव ने 36 पेज की विस्तृत बहस दाखिल करते हुए आरोपी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिए जाने की गुजारिश की है। 31 साल पुराने इस मामले में अब फैसले की तारीख तय होने के साथ ही अब ये चर्चा होने की लगी है कि मुख्तार अंसारी समेत बाकी आरोपियों को क्या सजा मिलेगी। विकास चौबे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अवधेश राय हत्याकांड में वकील ने याचिका दाखिल कर दी है। वकील ने दाखिल की है 31 पन्नों की बहस और अब 5 जून का इंतजार है और 5 जून को ये साफ हो जाएगा कि कितनी सजा हो रही है मुख्तार अंसारी को। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए 5 जून को जो है फैसले की घड़ी आ चुकी है और ये साफ साफ जो है सिद्ध हो जाएगा कि सजा कितनी हो रही है, क्योंकि 36 पन्नों की जो फाइल है यानी 36 पन्नों की जो याचिका है वो अनुज यादव की तरफ से जो है दाखिल की गई है, जो कि अवधेश राय हत्याकांड में अजय राय की तरफ से जो है वकील है, अधिवक्ता है। उन्होंने इस कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और साफ साफ उन्होंने कहा है कि देखिए हम गुजारिश करते हैं इस कोर्ट से कि मुख्तार अंसारी को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि मामला जो है बहुत ज्यादा पुराना है। 1991 में यहाँ पे नौरा ब्रिज क्षेत्र में जो है इसकी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी अवधेश राय की, जिसमें 5 आरोपी जो है कोर्ट ने बनाए हैं। पुलिस ने अपनी तरफ से 5 लोगों के ऊपर जो है FIR दर्ज की थी अजय राय के उससे गुजारिश से। तो अब ये देखने वाली बात होगी किस तरह से 5 तारीख को फैसला आता है और क्या कुछ होता है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला आ जाता है। इसमें CBI और ED की भी जांच होती है, इस पे CID ने भी जो है अपना पक्ष में रखा था, लेकिन जिस तरह से इतने बड़े माफिया के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार जो है इनकी संपत्ति जब्त की जा रही है, तो अब क्या कुछ आगे होने वाला, ये काफी देखना ज्यादा दिलचस्प होगा। जी क्या कुछ आगे होने वाला है। इसके साथ साथ मुख्तार के अलावा और भी जो उसके सहयोगी हैं उनको भी सजा का ऐलान हो सकता है। विकास जी बिल्कुल। देखिए मुख्तार के अलावा 4 अन्य इसके भी सहयोगी जो कि इस हत्याकांड में कहीं से संलिप्त थे, लेकिन चारों की बात की जाए तो 4 में से जो है 3 अभी फरार चल रहे हैं, जबकि एक जो है बांदा जेल में अभी बंद है, सजा काट रहा है। ये सुनवाई जो आज हुई है वो वर्चुअल हुई है, तो कहीं ना कहीं इस बात को दिखाया जा रहा है कि वर्चुअल सुनवाई का तात्पर्य ये भी है एक तरह से कि जो सुनवाई हुई है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा के डर से, कि सुरक्षा जो मुख्तार अंसारी की है उसके जो है घेरे से उसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए बांदा से जो है वर्चुअल सुनाई हुई, क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा कि ऐसी खबर की जो मीडिया कवरेज के दौरान जो है गोली मार कर हत्या कर दी। तो ऐसे जो माफियाओं के खिलाफ लगातार जो है कार्रवाई हो रही है और ऐसे कहते हैं जांच हो रही है। तो अब देखने वाली बात हुई कि 5 जून को क्या कुछ फैसला आता है। जी ठीक है, लेकिन विकास एक बार अब दर्शकों को बताइए 31 साल पुराना ये मामला अवधेश राय हत्याकांड का,
एक बार जरा दर्शकों को बताइए 31 साल पहले फ्लैशबैक में जाके कि कब कैसे हुई थी हत्या, क्या कुछ आरोप तय हुए थे उस वक्त, कब गिरफ्तारियां हुई, क्या रंजिश थी, जरा एक बार उस पर बताइए विकास। जी जी बिल्कुल। देखिए मैं बता दूं, वाराणसी के लहुराबीर क्षेत्र में जो है अवधेश राय, जो कि कांग्रेस के जो कद्दावर नेता है अजय राय, उनके भाई थे अवधेश राय की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1991 की बात है ये, जब वो जो है शाम को टहल रहे थे अपने दोस्तों के साथ उस क्षेत्र में अपने घर के पास में, ठीक तो है। उनकी गोली मार कर जो है हत्या कर दी गई बहुत थी। शुक्रिया आपका विकास चौबे, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली खबर भी यूपी से ही है, जहां पर बलिया जिले के मालदेपुर संगम घाट पर सोमवार सुबह तकरीबन 8 बजे मुंडन संस्कार के लिए गंगा के उस पार जा रही नाव डूब गई। नाव पर 30 से 35 लोग सवार थे। 12 लोगों को निकाला गया, बाकियों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई है। 8 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया है। इनमें से 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है। 5 घायलों में एक को गंभीर हालत में वाराणसी रेफर किया गया है। नाव डूबते ही घाट पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। संयोग था कि नाव पीपे के पास थी। रस्सियों और कपड़ों के सहारे कई लोगों को बचाया गया। नाव सवार पुरुषों ने खुद किसी तरीके से बचकर महिलाओं को निकाला। इसके साथ ही किनारों से भी लोग छोटी छोटी नाव लेकर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने घटना की जांच की बात कही है। तो 3 दर्जन सवार, मौत की मझधार। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से मृतकों को और जो घायल लोग थे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। लोग भी आसपास आए और किनारों के जरिए छोटी छोटी नावों को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तो सवाल यही है, आखिर कैसे डूबी जिंदगी की नैया, क्योंकि मझधार में फंस गए लोग और इसमें लोगों की जानें भी गई हैं। कई लोगों की मौत हुई है। तकरीबन 4 से 5 लोग की जान गई है। बलिया से खबर है जहां पर ये भीषण हादसा हुआ। 30 से 35 लोग डूबे, 12 लोगों को निकाला गया, बाकियों की तलाश जारी है। 8 लोगों की गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल भेजा गया है। 3 महिलाओं की जान गई है। 5 घायलों में से एक को गंभीर हालत में वाराणसी रेफर किया गया है। आज सुबह लगभग 8:30 बजे मालदे घाट पर यहाँ जो बलिया में परंपरा है मुंडन संस्कार के कार्यक्रम के अंतर्गत लोग कार्यक्रम कर रहे थे और यहाँ ये भी परंपरा है कि नाव से लोग उस पार जाके वापस आते हैं। उसी के दृष्टिगत नाव से लोग जा रहे थे। बीच में ये संज्ञान में आ रहा है कि जो उनकी मोटर थी वो ख़राब हुई और हवा आज देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ चल रही है, तो इसके दृष्टिगत नाव पलट गई और उसमें लगभग 30 लोग सवार थे। ये सूचना प्राप्त हो रही है। तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ करके अभी तक की सूचना अनुसार सभी को निकाल लिया गया है। 3 लोग इसमें मृत पाए गए हैं, बाकी 3 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिर भी अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अंदर ना फंसा हुआ हो, नाव के नीचे ना हो या आगे पीछे ना हो। तो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये मालदेपुर मोड़ के पास हैवतपुर घाट है, वहीं पे नाव की दुर्घटना हुई है। इसमें कई लोग डूबे हैं। अभी जिला अस्पताल में जितने लोग पहुँचे हैं उसमें 4 लोगों को मृत, 3 लोग जिंदा हैं। तीनों का मैनेजमेंट किया जाए। ये मालदेपुर मोड़ के पास हैवतपुर घाट है, वहीं पे नाव की दुर्घटना हुई। और इधर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मदरसों की फंडिंग पर सरकार की खास नजर है। सरकार के रडार पर 4000 से ज्यादा मदरसे हैं जो कि गल्फ कंट्री के पैसों से चल रहे हैं। इन अवैध मदरसों पर सरकार अब कार्रवाई करेगी। इसके लिए सरकार के हाथ एक खास जानकारी लगी है। बता दें कि प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे मदरसों का पता लगाने और उनकी जानकारी लेने के लिए सरकार ने मदरसा सर्वे कराया था। इसके बाद पता चला कि प्रदेश में 8441 मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। मदरसा सर्वे के दौरान ही सरकार के हाथ खास जानकारी लगी थी। सरकार के पास यूपी के पूर्वांचल में गल्फ कंट्री के चंदे पर चलने वाले मदरसों की लंबी फेहरिस्त है और इस मामले में सरकार जल्द एक्शन लेगी और बड़ी कार्रवाई कर सकती है। इस मामले पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अधिकारियों का पुलिस के आला अधिकारियों के साथ भी मंथन हो चुका है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने पिछले साल प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस बाबत बैठक हुई थी। 15 बिंदुओं पर कराए गए सर्वे में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी था कि मदरसों की आय का जरिया क्या है।
इस दौरान उन अवैध मदरसों पर जानकारी निकाली गई जिन्होंने मान्यता नहीं ली थी। प्रियम पाठक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। प्रियम, अवैध मदरसों का मामला सामने आया, एक बार आपसे जानना चाहेंगे। प्रियम, विस्तार से बताइए पूरी खबर आखिर है कहां से, क्या क्या और कैसे खुलासा हुआ? देखिए, पूरा इस प्रकरण को लेकर बात करें तो इस प्रकरण में सरकार को पहले से शंका थी और इसलिए 12 बिंदुओं पर सरकार ने सर्वे कराया था। पूरे प्रदेश के अंदर ये सर्वे हुआ सभी मदरसों का और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट में पाया गया कि 8000 से अधिक प्रदेश के अंदर ऐसे मदरसे थे जो रजिस्टर्ड नहीं थे, अनरजिस्टर्ड थे, गैर मान्यता प्राप्त थे, उनको कहीं से अपडेटेड नहीं था। और उस जो 12 बिंदु थे उसमें हर चीज को रखा गया था। उनके फंडिंग का आधार क्या है, उनके अंदर शिक्षा का स्तर क्या है, जो शिक्षक हैं उसकी क्या जानकारी है, कितने बच्चे हैं, और सबसे जो उसमें एक अहम था कि उसमें फंडिंग कहाँ से हो रही है। और अब जो जानकारी उसके मुताबिक बड़ी संख्या में ऐसे मदरसे सामने आए हैं जिसमें गल्फ कंट्रियों से जिनके अंदर फंडिंग की जा रही थी। जो जानकारी है उसके मुताबिक माना जा रहा है कि जल्दी सरकार इनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है जो अवैध रूप से संचालित हैं या फिर जिनकी मान्यता नहीं थी और उसमें विदेशों से जो है फंडिंग की जा रही थी। तो इस तरीके के जो पूरा ये प्रकरण रहा है उस पर सरकार ने फिलहाल अभी कह सकते हैं संज्ञान लिया है और अब देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है वो इस मसले को लेकर की जाती है। इसके साथ साथ प्रियम, ये भी बात सामने आई है कि 8441 अवैध मदरसे हैं जो सामने आए हैं। 8000 से अधिक ऐसे मदरसों की संख्या, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो मान्यता प्राप्त है, जिनको मान्यता नहीं मिली हुई है, वो कहीं से अपडेटेड नहीं है, वो स्वपोषित है और खुद से वो अपना संचालन कर रहे हैं। तो ऐसे मदरसों के खिलाफ भी सरकार जो है वो कार्रवाई कर सकती है। हालांकि क्या कुछ इसको लेकर पूरी कार्रवाई होगी उसको लेकर भी जानकारी जो है वो साझा नहीं की गई है। जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के दानिश आजाद अंसारी, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मसले को लेकर सरकार अभी सभी चीजों को देख रही है। सरकार का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मदरसों को डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन जो अवैध रूप से चल रहे हैं, जिनकी कोई शिकायतें आ रही हैं, जहाँ पर फंडिंग के ऐसे इश्यूज आएंगे, जहाँ पर जिनके पास लेखा जोखा नहीं हो, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन गल्फ कंट्रीज से फंडिंग हो रही थी, ये सबसे बड़ी खबर है इसमें कि गल्फ कंट्रीज से आखिरकार कौन पैसा भेज रहा था भारत में इन मदरसों को संचालित करने के लिए और कब से सब फंडिंग हो रही थी, ये तार कहां से जुड़े हुए हैं गल्फ कंट्रीज से? प्रियम, देखिए, इन सभी चीजों को लेकर अभी जांच की जा रही है। हर एक पहलू को देखा जा रहा है कि कहां से तार जुड़े हुए थे, क्या इसके मायने हैं, किस मकसद से ये फंडिंग की जा रही थी और जो ये मदरसे थे वो कहाँ पे स्टैब्लिश है, किस तरीके से उनका संचालन हो रहा था, कितने बच्चे थे उनके अंदर, शिक्षा का जो स्तर है वो क्या है, किस तरीके की शिक्षा दी जा रही थी, जो पढ़ाने वाले उसमें मौलवी हैं उनकी शिक्षा का क्या आधार था। इन सभी चीजों की फिलहाल अभी जो है वो जांच की जा रही है, सभी चीजों को देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि जब इन चीजों की पुष्टि होगी और उसमें पाया जाएगा कि कोई भी ऐसी गतिविधियां संलिप्त हैं जो कानून के दायरे के विपरीत में है, तो उनके खिलाफ जायज सी बात है कार्रवाई करती हुई सरकार नजर आ रही है। लेकिन प्रियम, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया गया था योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2022 में, क्या उस सर्वे में ये फाइंड आउट नहीं हुआ था कि 4000 ऐसे मदरसे भी हैं जो गल्फ कंट्रीज के फंड से संचालित हो रहे हैं, मॉनिटर हो रहे हैं? देखिए, जो ये रिपोर्ट आई है और जिसमें जानकारी आई है उसी सर्वे के आधार पर रिपोर्ट आई है, उसी सर्वे की रिपोर्ट है जिसमें इस बात की पुष्टि हुई कि 8000 से अधिक ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, जिनको अभी तक सरकार से मान्यता नहीं मिली हुई है, बिना सरकार की अनुमति के उनको संचालन किया जा रहा है। ठीक उसी सर्वे में क्योंकि उनकी फंडिंग का भी आधार उसमें जांचा गया कि किस तरीके से उनको फंडिंग हो रही, कहाँ से फंडिंग हो रही, कौन उनको फंडिंग कर रहा है और फंडिंग का मकसद क्या है, इंटेंशन क्या है, इन सभी चीजों को जांचा परखा उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर गया। उसी में ये बात खुलासा हुआ कि जानकारी के मुताबिक कि 4000 के करीब ऐसे जो मदरसे हैं जिसमें गल्फ कंट्रीज से कहीं ना कहीं उसमें फंडिंग हो रही है। ठीक है, तो आने वाले समय में माना जाए कि इन पर जल्द से शिकंजा कसा जाएगा और इनको बंद किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर? बिल्कुल, देखिए, सरकार का दावा है कि अगर कहीं पर भी कुछ भी ऐसी गतिविधियां हो रही जो कानून के दायरे के बाहर हैं, जो कानून के दायरे में नहीं है या सरकार के मंशा के विपरीत है, तो उनके खिलाफ जरूर जो है कार्रवाई सरकार करती हुई नजर आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रेम आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो प्रेम हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे लखनऊ से, उन्होंने हर महत्वपूर्ण अपडेट इस खबर पर साझा किया कि आखिरकार ये जो मदरसे हैं वो गल्फ कंट्रीज के फंड से संचालित किए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में सर्वे में 8441 अवैध मदरसे हालांकि सामने आई, जिनमें 4000 मदरसे ऐसे हैं जो गल्फ कंट्रीज से उनके लिए पैसा आ रहा था उन्हें चलाने के लिए। आखिरकार इसके पीछे साजिश क्या थी,
एक बड़ा सवाल है कि किस साजिश के तहत गल्फ कंट्री से पैसा आ रहा था भारत में, वो भी खासतौर पर उत्तर प्रदेश में मदरसों को संचालित करने के लिए। मध्य प्रदेश में इस साल चुनावी है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक बार फिर से सिख दंगे का मुद्दा छेड़ दिया है, जिसे लेकर बीजेपी के सभी नेता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर निशाना साध रहे हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को लेकर कहा कि 1984 में हुए सिख दंगों में हजारों लोगों की नृशंस हत्या मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट दायर की गई है और भीड़ को उकसाने और दंगों कराने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का नाम भी आरोपियों में शामिल है। प्रदेश की जनता भी कमलनाथ के चरित्र के बारे में जानती है कि उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। इसके साथ ही बता दें कि मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कमलनाथ के दामन पर 1984 में दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों के दाग हैं और उन्हें इन दंगों में अपनी संलिप्तता पर सफाई देनी चाहिए। क्या इस तरह का दाग लेकर वे चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे? उन्हें जनता के बीच जाकर बताना चाहिए क्या वे दंगों में संलिप्त थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश आर्य जुड़ गए हैं। राजेश, चुनाव करीब है तो एक बार फिर से 1984 के दंगों का जो मुद्दा है वो गूंज उठा है मध्य प्रदेश में, और विश्वास सारंग ने सीधा आरोप लगा दिया कि 1984 के दंगों में साहब संलिप्तता थी कमलनाथ की। हाँ जी बिल्कुल, लगातार जो है कि अब बीजेपी कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है। 1984 में जिस तरीके से जो नरसंहार हुआ था, सिख जो दंगा हुआ था, तो उसको अब जो है कि बीजेपी कहीं ना कहीं लगातार हावी होती हुई नजर आ रही है। वही कमलनाथ पर लगातार आरोप लगा रही है कि इस सिख दंगे में कमलनाथ के हाथ होने की भी उन्होंने संभावना बताई है। जो लगातार इस तरीके से बीजेपी का ये भी कहना है कि 2004 के अंदर कांग्रेस में ये मामला जब उठा था, सिख दंगों की जो सीबीआई मामले की जांच कर रही थी, उसमें लिथो-पोती का काम सरकार ने किया था। जो 2013 के बाद से जब से हमारी सरकार बनी है तो इस मामले में लगातार सीबीआई जांच कर रही है। वहीं सज्जन कुमार जो कि जेल के अंदर है, उन पर कार्रवाई की गई है। तो वही अब जो कमलनाथ को भी जो है कि लगातार इस बात को लेकर घेरा जा रहा है कि उनका भी जो है कि चार्जशीट में कहीं ना कहीं सीबीआई रिपोर्ट में उनका नाम आ रहा है। ठीक है, लेकिन राजेश 1984 का जो मामला अब 2023 में क्यों गूंज रहा है? क्योंकि चुनाव करीब है इसलिए कमलनाथ की छवि को धूमिल करने का प्रयास मध्य प्रदेश में हो रहा है। क्या ये टारगेट है बीजेपी का कि कमलनाथ की इमेज को डाउन किया जाए प्रदेश में? हाँ जी बिल्कुल, हम अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार कर्नाटक के अंदर वर्तमान में चुनाव हुए थे, जिस तरीके से बजरंगबली का मुद्दा बना हुआ था, तो वहीं अब मध्य प्रदेश के 2023 के अंत में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं अब ये इस तरीके से सिख समुदाय को भी लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कि ये एक बुद्ध की हम राजनीति कह सकते हैं। और जिस तरीके से सीबीआई की जांच हुई है और जिस तरीके से चार्जशीट फाइलें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर हो रही है और उन पर कार्रवाई किस तरीके से चल रही है, नाम सामने आया, तो एक बार फिर जो है कि ये मुद्दा जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में गरमाया है और उसको लेकर लगातार आरोप की राजनीति ने जन्म लिया है। तो वहीं अब जो है कि बीजेपी ये मांग कर रही है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ को जो है कि अब प्रदेश अध्यक्ष पद से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से आरोप उन लोगों को ऊपर लगातार लगाए जा रहे हैं, तो और उन्होंने यह भी वहां पर कहा है कि जिस तरीके से नरसंहार सिखों का किया गया था और जिस तरीके से उनको जलाया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस से इसका संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, लेकिन राजेश कांग्रेस की ओर से कोई इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? कांग्रेस ने कोई सफाई दी इन आरोपों पर? क्या कह रही है कांग्रेस? जी बिल्कुल, कांग्रेस जो इन तमाम आरोपों को नकारते हुए यही कह रही है कि जो कमलनाथ जी हैं उन पर जो आरोप जो कांग्रेस लगा रही है, इन मुद्दे को एक सांप्रदायिक माहौल तैयार कर रही है और जिस तरीके से उनको आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और उनको पूर्व में ही जो है कमलनाथ को इस पूरे मामले के अंदर क्लीन चिट दे दी गई थी, मगर जो लगातार जिस तरीके का माहौल बीजेपी बना रही है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस ने कि ऐसा लग रहा है कि ये सीबीआई के प्रवक्ता बीजेपी बन गई है या तो फिर उनकी मुखबिर बन गई है कि जिन लोगों के पास इस तरीके की इंफॉर्मेशन आ रही है और वो लोगों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मामला सामने आया है 1984 के दंगे का, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी शिवराज सिंह चौहान हो, नरोत्तम मिश्रा हो, वी डी शर्मा हो, विश्वास सारंग हो, ये तमाम नेता मध्य प्रदेश में आरोप लगाते रहे
और 2018 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो 1984 के सिख विरोधी दंगों का मुद्दा गूंजा था प्रदेश में। उसका कितना असर हुआ? नहीं हुआ। ढाक के 3 बाद सरकार बनी कमलनाथ की, हालांकि 15 महीने बाद गिर गई, वो बात अलग है। लेकिन जब 2018 में राजेश मुद्दे उठाए गए थे तब उनका असर नहीं हुआ था प्रदेश में, तो इस बार हो पाएगा? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 2023 के चुनाव आ रहे हैं तो कई ऐसे मुद्दे हैं कि अब जो है कि बीजेपी लगातार उठा रही है और वहीं कांग्रेस भी उठा रही है। मगर अगर हम इस मुद्दे की बात करें तो कहीं ना कहीं अब जो है इस मुद्दे को भुनाने का काम किया जा रहा है, बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। लगातार आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं अब इसको वोट बैंकिंग में कह सकते हैं, इसका फायदा भी जो है कि बीजेपी इसका ले सकती है। तो वहीं कांग्रेस भी साफ तौर पे इन मुद्दों को लेकर नकार रही है। जनता समाज सच्चाइयों को जानती है, कमलनाथ जी की छवि को भी जानती है। जिस तरीके से कमलनाथ, तो वहीं कमलनाथ का भी एक बयान सामने आया तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपने काले कारनामों को लेकर इस तरीके से मेरे ऊपर हमलावर हो रही है, आरोप लगा रही है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की भू माफियाओं की माफियागिरी जो चल रही है, वो जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं, तो जो जनताओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है, उनके मुद्दों पर नहीं बोल पा रहा है। तो बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। इसी के साथ हमारी से खास पेशकश 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।